जो जातियां हैं वो भारतीय समाज की सच्चाई हैं और उन्हें हम इनकार नहीं कर सकते कि वो नहीं है। हृदय नारायण दीक्षित, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हृदय दीक्षित जी, वैचारिक स्तर तो बिल्कुल स्पष्ट है, धार्मिक तौर पर वैदिक का आप मानते हैं और मूर्ति से थोड़ा अलग हट करके सोचते हैं, यथार्थ पर बातचीत करते हैं जो दिमाग से शुरू करता है। कल्पना एक सीमा तक रखते हैं लेकिन उस पर विज्ञान के साथ साथ और तर्क की बातचीत करते हैं, क्योंकि घोंगा बसंत वाली बातचीत नहीं करते हैं। कैसे आप आरएसएस में कैसे घुसे और कैसे आरएसएस में के बीच में आप कैसे समाजवादी पार्टी में गए, मंत्री बने, फिर सदन को पूरा संभाला आपने, कैसे शुरुआत हुई आपकी? हमारे यहाँ का मुख्य कस्बा पुरवा है जी। और पुरवा तक मैं पहले एमएलए होने के पहले हमारा प्रभाव था आंदोलनों के कारण, पब्लिक पर भी अधिकारियों पर भी। तो उसी दौरान मैंभविष्य के बारे में सोचना शुरू किया कि कुछ काम धाम किया जाए, नौकरी की जाए। तो तमाम जगह हाथ पैर मार रहा था। तो हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज था और है भी, वो पुरवा में। पुरवा कस्बा हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर, 24। तो उस विद्यालय में जगहें खाली हुई और एडेड वाला विद्यालय था। तो उनको जो जगहें खाली हुई थी उनमें हमने भी अप्लाई कर दिया और हमारा परिचय थोड़ा बहुत अशोक जी से था, अशोक सिंघल। वो उन दिनों विभाग प्रचारक थे, उन्नाव और फतेहपुर के इंचार्ज थे, उन्नाव कानपुर के। तो उन्होंने प्रिंसिपल को फोन करके कहा कि हृदय नारायण जी आ रहे हैं और ये संघ के कार्यकर्ता हैं, इनको अपने यहाँ रखिए। तो प्रिंसिपल साहब के साथ में उन्होंने हमको ज्वाइन करवा लिया अनट्रेड टीचर के रूप में। तो साल 2 साल तो ये सब ठीक ठीक चलता रहा और मेरा नाम उसमें आंदोलन में और जो संघर्ष होते हैं उनमें बहुत नंबर 1 था। तो ये घटना हो गई, हमारे गांव के पास के गरीब आदमी को पुलिस पकड़ ले गई। उस 40 रुपया उसको बकायदारी थी लगान की। तो 40 रुपये की बकायदारी में पुलिस उठा ले गई और तहसील के भीतर एक कोठरी हुआ करती थी उन दिनों। वहाँ पर कोई अच्छा नहीं था कि जिसको पकड़ के लाए हैं वो उसके शरीर और स्वास्थ्य के लिए क्या होगा। तो कोठरी में बंद था। मैं तब कॉलेज में अध्यापक हो चुका था। तो मैं कॉलेज से निकलकर उनका हालचाल लेने चला गया। तहसीलदार से हमने भेंट की। तहसीलदार ने हमको घुसने नहीं दिया अपने ऑफिस में। बार बार कहो मैं आई कम इन सर। मुझे दृश्य याद आ गया जब हमने पूछा है, तो वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। तो मैं अंदर गया, हमने कहा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो तहसीलदार ने कहा कि तुम नए नेता हो क्या? हमने कहा मैं नेता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ, छात्र हूँ और इस समय टीचर भी हूँ। तो कहा तो यहाँ क्यों आए हो? तो हमने कहा आपने 40 रुपये में इसको बंद कर दिया है और जो हज़ारों रुपये वाले बकायदार उनको नहीं बंद किया। कहीं नहीं छोड़ेंगे, उनका ना छोड़ना अलग बात है, लेकिन ये अन्याय है। तो ज़्यादा बदतमीजी की तो फिर मैं उनके निकट पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए? उनके निकट, ऐसे दूर से। अच्छा, हाँ। तो डर गए, फिर वो पुलिस आ गई। पुलिस उसी जो कचहरी है उसी के पार्ट में पुलिस का भी कार्यालय था, अभी है। तो थानेदार ने कहा कि हृदय नारायण जी आप ही हैं? तब कहा हाँ। तो कहा आपको अपना नाम सुना है कि पब्लिक आपके साथ है? तो हमने कहा कि इनसे पूछिए, इनसे तहसीलदार से जिन्होंने आपको बुलवाया है। तो उन्होंने तहसीलदार से कहा, इंस्पेक्टर ने, कि या तो आप इनके विरुद्ध कुछ लिख कर दीजिए, मैं इसे बंद नहीं करूँगा। तो फिर 2-3 घंटे के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया जो वो व्यक्ति था और पुलिस ऐसा लगा कि मेरे पक्ष में हो गई है। मेरे पक्ष में क्या, जो मेरा पक्ष था बातचीत का, जो एजेंडा था। तो लौट में गया तो प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि आप पहले तय करो कि राजनीति करनी है कि पढ़ाई। अच्छा। कि अध्यापन करना है।
तो हमने कहा हमारी राजनीति कोई चुनाव लड़ने की तो है नहीं, हम तो गरीबों की मदद करने चले जाते हैं तहसील वगैरह। तो कहा इससे बदनामी विद्यालय की होती है, तो आप तय करके बताओ। तो जैसे हम बैठे ऐसे बैठे थे, सामने ही मैंने कागज लिया और लिख दिया कि मैं तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र देता हूँ। तो हमारी नौकरी चली गई इस तरह बिना नौकरी के हो गए। फिर बाद में 2-3 साल बाद उसी कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी का चुनाव था। तो पूर्वा कस्बा पढ़ा लिखा है, तो दोनों तरफ से बड़े बड़े लोग, प्रिंसिपल, आचार्य, ऐसे लामबंद होकर दोनों सेनाएं मार करने जा रही थी एक दूसरे को। उसी में से एक सबसे बुजुर्ग वकील थे 80 साल के, तो उन्होंने कहा इस विद्यालय को कोई नहीं चला सकता, केवल हृदय नारायण चला सकते हैं, क्योंकि उनका कोई हित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बैठ जाओ और हृदय नारायण को सर्वसम्मत चुन दो। तो फिर मुझे बुलवाया गया, मैं वहाँ था नहीं। तो सबकी पंचायत के बीच में फिर मैं मैनेजर बनाया गया उस विद्यालय का, जिसमें मैं पहले निकाल दिया गया था, उसी का मैं मैनेजर हुआ। उसके बाद तो मैं एमएलए हो गया। तो मैनेजर तो मैं बना रहा, अब भी अध्यापकों की बैठक महीने में 1 आध बार ले लेता हूँ कि ये नया पढ़ाओ, ये ऐसा करो, ऐसा करो। आरएसएस में कैसे है? उसी समय सिंगल के माध्यम से अशोक जी के। अच्छा, उन्हीं के साथ। तो समाजवादी पार्टी में कैसे आ गए? वो ये कुछ वही इस तरह कुमारिल भट्ट जब चले गए? नहीं, वो एक ऐसी परेशानी थी 1975 में। तो फिर मैं जेल रहा अपनी पार्टी के इमरजेंसी में, जब इंदिरा गांधी जी ने जी की हत्या हो गई थी। तो 80, 84, हाँ 82, तो जेल तो मैं नहीं 84 में थी सारी जेल तो 75 से 77 तक रहा मैं, आपातकाल जी। उस समय मैं भारतीय जनसंघ का जिला अध्यक्ष था। जनसंघ एक छोटी पार्टी हुआ करती थी। दीपक चिन्ह, मधोक जी। हाँ वही, मधोक जी भी थे हाँ उसमें। उसके बाद मैं छूटा, जब इमरजेंसी चली गई तो फिर 80 में भाजपा बनी। तो भाजपा में मुझे सब लोग चाहते थे कि मैं जिला अध्यक्ष हो जाऊं। तो वहाँ एक कार्यकर्ता से टकराव हुआ, वो खुद जिला अध्यक्ष होना चाहता था। तो हमने यहाँ लखनऊ में सबको बताया था कि आप हमको जिला अध्यक्ष बन जाने दीजिए, और मैं भविष्य में कोई क्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे घर में साइकिल भी नहीं है, मैं जिस फैमिली का हूँ। सब लोग ओके किए, और फिर अंत में ये हो गया कि नहीं, इनको नहीं होना। तो मैंने कहा हो जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको मना किया हमको संगठन बंदी जी ने, आपको नहीं लड़ना चुनाव। तो हमने कहा कि, उन्होंने कहा मनोनयन से आपका नहीं होगा। तो हमने कहा चुनाव करा लीजिए। तो चुनाव हो गया अध्यक्ष जी का। तो उस चुनाव में उम्मीदवार हो गया, और मैं हराकर बहुत भारी बहुमत से जिला अध्यक्ष भाजपा का बन गया। तो फिर हमारी शिकायत हुई कि इन्होंने ज़बरदस्ती जीता चुनाव, जबकि किसी लायक हम नहीं थे। तो तमाम जगह में गया, उसको सही माना जाए गलत माना जाए, तमाम जगह यानी संघ में वरिष्ठों के पास गया, भारतीय जनता पार्टी जो बन रही थी उसमें मतलब तमाम जगह गया, तो किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो उन्होंने कहा हम आपको बर्खास्त करेंगे। अब परिस्थिति रही होगी उनके सामने भी कोई, लेकिन कहा कि बर्खास्त कराएंगे अध्यक्ष से, और आप अच्छे कार्यकर्ता हैं इसलिए 1 साल बाद 2 साल बाद आपको फिर ले लेंगे। अच्छा, अपमानित कर दिया? हाँ, ऐसा कहा कि ऐसा, मतलब जैसे मनोहर जोशी जी को, आडवाणी जी को बेइज्जत किया गया उसी तरीके से। अब उनका मामला मैं नहीं जानता। और तो मुझे जब राहत नहीं मिली और मैं तनाव में था, तो मैं लौट गया उन्नाव, और हम तब तक तो अध्यक्ष थे ही। तो हमने जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, और वहीं पर रोते हुए रो पड़े था? हाँ। अरे बाप रे, मतलब बाकायदा विरक्ते हुए? हाँ, हमने कहा कि
हम अनेक जगह गए मिलने और किसी ने सुनवाई नहीं किया। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप लोग बताइए हमको क्या करना है। तो जिला कमेटी में हमसे भी असहमत लोग भी थे, तो सबको हमने कहा कि हम आप बताओ क्या करना है। तो जो हमारे वाले थे, हम ठीक से जो हमारे निकट थे, उन्होंने कहा छोड़ना चाहिए भाजपा। तो विप्लव, हाँ, वो सब ज़्यादातर लोग छोड़ के मेरे नेतृत्व में प्रेस में चले गए सब कि हम दीक्षित जी के साथ हैं, चाहे जिस पार्टी में जाए वहीं जाएंगे। तो तब तक कोई बात करने आता तो मैं मान जाता, तो कोई आया नहीं। तो जो लोग छोड़े थे वो जिला समिति वाले, तो हमने एक नया संगठन तैयार कर दिया, लोक संग्राम परिषद उड्डाम। अच्छा, पूरी कार्यकारिणी आपसे पक्ष लिए? हाँ। अरे बाप रे बाप। तो उनकी भाजपा की भंग हो गई और वो लोग मेरे साथ आ गए। जो मेरे साथ आए सब लोक संग्राम परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री। संगठन क्या था? लोक संग्राम परिषद। अच्छा, फिर? तो उसमें पुलिस के विरुद्ध अत्याचार हुआ, पुलिस अत्याचार में, आंदोलन में, सब में वही लोक संग्राम परिषद काम करता था। तो मैं उसमें किसी पद पर नहीं था, वो हमारे बनाया संगठन था। फिर इंदिरा जी की हत्या हो गई, और इंदिरा जी की जब हत्या हुई तो उसके बाद चुनाव घोषित हो गए, आपको याद होगा। तो उन चुनाव में हमने अपनी उसी जो कार्यकारिणी थी ना, जो हमारे साथ आ गई थी, उसकी एक बैठक बुलाई। हमने कहा हम लोग ये तय नहीं किए किसको वोट देंगे। तो भाजपा से निकले हैं तो क्या भाजपा को वोट देना है या कांग्रेस को देना है या किसको वोट देना, सब आप लोग तय करो। तो पूरी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि हम लोगों को किसी को वोट नहीं देना है, हमको ये दिखाना है कि भाजपा यहाँ थी ही नहीं जी। वो गुस्से की बात थी सबकी। तो भाजपा तो वहाँ तीसरे चौथे रहती थी। तो लोगों ने कहा कि लेकिन ये जीरो हो जाए भाजपा, ऐसा पास हुआ प्रस्ताव। उसी में फिर ये जब पहले हमने कहा अध्ययन कर लो, तो अध्ययन का ये निष्कर्ष आया कि नहीं, भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं, देंगे वहाँ के लोग। आधे लोग जाएंगे दीक्षित जी के साथ, आधे लोग भाजपा को देंगे। तो हमारे लोगों ने कहा कि आप खड़े हो जाओ तो सब वोट चला आएगा। तो हमने कहा कि 2000 रुपया हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो कहा बैठिए, अच्छा यही। मैं पूर्वा में बैठा हुआ था बस स्टेशन पर। तो जो भी यहाँ सामने पड़ा, कहा चाचा वो दीक्षित जी का नाम शुरू करे, रोड का कोड नहीं जानते। कहा हमको MLA का इलेक्शन लड़ाना है, चंदा दो, तो 2 रुपया दियो। तो 2 रुपया तो हो गया 2000। तो लोगों ने कहा ये रखे हैं और कल इसी तरह और मांगेंगे, लो चलो चुनाव लड़ो। अच्छा, तो मैं चला गया चुनाव में। देखो उस बार कांग्रेस सब जगह जीती थी। इंदिरा गांधी हत्या के बाद जो चुनाव हुआ ना, तो कांग्रेस यूपी में छा गई थी। लेकिन हमारे यहाँ वो जो शेड्यूल कास्ट का सेक्शन था ना, तो उसमें हम भगवान की तरह माने जाते थे। लोग हमारा फोटो कहीं पा जाए, अखबार में छपा हो तो अपने घर में ले जाकर अगरबत्ती से पूजा करते थे उस समय। तो वो चुनाव में सब सड़क पर आ गए बगैर हमसे मिले। तो एक बड़े एरिया में हमारा परिचय था, लेकिन एक एरिया ऐसा है जो यहाँ अमौसी तक आता है। अमौसी देखे हैं हवाई अड्डे? हाँ जी। उसके थोड़ा आगे तक आता है, गौरी के आसपास। गौरी तो हाँ, बंथरा का, ठीक। बंथरा से 1 किलोमीटर पर आगे जुनाबगंज है। तो उसी इलाके तक क्षेत्र था। और मैं साइकिल से आया प्रचार करने। मेरे साथ तमाम लड़के थे, 30-40 साइकिल सवार थे। तो ये जो इलाका जाता है, इसमें शेड्यूल कास्ट आबादी ज़्यादा है, नदी किनारे सब है, जो उन्नाव जिले में लगता है। तो सब शेड्यूल कास्ट वाले गांव वाले जुलूस निकाले थे। जिस गांव में गया तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग चले जाओ, आपको यहाँ वोट नहीं मिलेगा, वोट दीक्षित जी को मिलेगा, हमसे कहा। और फिर हृदय नारायण दीक्षित जिंदाबाद हमारे सामने होने लगा। हम बता भी नहीं पाए कि हम ही हैं। फिर सब घुमाए और फिर एक पंचायत हुई शेड्यूल कास्ट के लोगों की कि जो दीक्षित जी को वोट नहीं देगा वो असली चमार है ही नहीं, असली पासी भी नहीं। अच्छा, ये नारा हो गया। हम तो केवल दृष्टा थे, हमारी क्या औकात थी।
साइकिल मेरे पास जी, न कोई। तो चुनाव बिल्कुल बढ़ता चला गया ऊपर। लोग कहने लगे तो चुनाव तो जीतने वाला हो गया। उन्हीं का कोई हमारे पास लास्ट 6 दिन रह गए तब तक एक स्कूटर नहीं था। 6वें दिन जब 6 दिन रह गए तब स्कूटर एक मित्र ने हमको दिया कि आप घूम लीजिए। ना एजेंट बनाए हम, और उस समय 10,000 से जीत गए। तब या तो इसको भाग्य कहें या इसको, क्योंकि इस तरह का तो कोई हमने काम नहीं किया था एमएलए बनने लायक। तो एमएलए होकर मैं आया विधानसभा, सदन देखा, निर्दल था। तो निर्दल में एक हुआ करते थे रामाश्रय वर्मा, अगर आपको याद हो। हाँ हाँ, बहुत अद्भुत व्यक्ति थे हरदोई का। तो वो भी बगल में रहते थे इसी दारुसभा हमारे साथ। कम्युनिस्ट थे वो। हाँ, कम्युनिस्ट थे। तो उनसे दोस्ती हो गई। हाउस के भीतर में कांग्रेस का विरोध करने लगा, खूब पढ़कर पूरी तैयारी के साथ। कांग्रेस परेशान रहा करती थी हमसे। तो एक किसानों का हमारा नोटिस था कि किसान बहुत परेशान है, तो उस नोटिस में बोल रहा था। तो हमारे मुंह से निकल गया कि किसान बहुत परेशान है और उनके द्वारा पैदा किए गए अन्न की कीमतें कम हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कीमतें तो भारत सरकार तय करती है, विधानसभा में कैसे सवाल उठेगा। तो हमने कहा अभी तो हमने बताया है कि कीमतें कम हैं, हम उत्पादन लागत घटाने का उपाय बाद में बताते, आप पहले टोंक रहे हो। तो हाथ टाक हो गया कांग्रेस से। तो मुलायम सिंह खड़े हो गए, कहा कि हृदय नारायण जी खूब पढ़कर आए। हमारा उनका परिचय नहीं था, वो हाउस देख करके ही, और वो नेता विरोधी दल थे। जी भाई साहब, तो मुलायम सिंह ने कहा कि हमारा पक्ष लिया और कहा कि इस तरह पढ़े लिखे लोग जो आए हैं उनका सम्मान करना सीखिए। कांग्रेस से कहा। तो जब हाउस ऑफ हुआ तो मैं गया मुलायम सिंह को नमस्ते करने कि आपने हाउस में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो उन्होंने कहा कि यार हम समझते थे कि तो हरिशंकर तिवारी टाइप कुछ हो गए, निर्दल जीते हो, तो ये निर्दल कैसे जीत जाते हो। तो शिष्टाचार में यही कि आपकी कृपा रही इसलिए जीत गए। तो ये 80 में विवाद हुआ था। 80 में इन लोगों ने तंग करके हमको कहा था कि बर्खास्त करेंगे। फिर हमने संगठन बनाया। ये सब लगातार चलता रहा। तो जब वो साल बीत गया ना, जो विधानसभा जो 89 वाली थी, वो नरेंद्र तिवारी थे ना उसमें, आपको याद नहीं होगा जी। तो वो जब हाउस का टर्म समाप्त हुआ, मतलब एक बार मैं एमएलए हो गया, तो मैं निर्दलीय लड़ना चाहता था। तो वीर बहादुर सिंह जी उसमें सिंचाई मंत्री थे। हाँ हाँ। तो मेरा उन्होंने उनका इंटरव्यू किया 83-84। हाँ, वो नरेंद्र तिवारी थोड़े दिन रहे, थोड़े दिन वीर बहादुर रहे, फिर नरेंद्र तिवारी रहे। जी जी तो वही हाउस, उसमें मैं पूरा निर्दल रहा। जी। वो 89 में हुआ, हाउस के बाद दूसरा चुनाव हुआ। तो हमारे लोगों ने कहा कि निर्दल पिछली बार जीत गए थे आप शेड्यूल कास्ट के मारे। तो आंधी थी, अब आप एमएलए हो गए हो तो शेड्यूल कास्ट का अलग से तो कोई भला आपने किया नहीं, सब बोल लेंगे, तो अब की बार वोट कम देंगे और ब्राह्मण तुमसे नाराज रहता है शेड्यूल कास्ट के मारे, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप पार्टी में जाओ, हमारे लोगों ने कहा। तो हमने सोचा कि हमको मुलायम सिंह अच्छे नहीं लगते थे दूर, गुरुता दी यादववादी हैं। तो हम गए चंद्रशेखर जी के यहाँ पार्टी के लिए। और चंद्रशेखर जी के गेट पर मैं घुस ही रहा था कि वहीं मुलायम सिंह निकलते दिखाई पड़े, तो रुक गए, कहीं यहाँ कहाँ खड़े हो। तो क्या है तुम्हारी राजनीति। तो हमने कहा कि आपने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हमारे सामने। तो मुलायम सिंह ने कहा, भाई गेट पर खड़े खड़े बात करें। कहा कि भाई जब कोई नहीं मिला तो उनको कर दिया हमने। हीरालाल यादव एक उनके साथ हुआ। हाँ हाँ, गौरी वाले सूरजनगर। हाँ, उन्हीं को हमारे यहाँ से लड़ा रहे थे। हमने कहा आपने तो घोषित कर दिया।
तो उन्होंने कहा तुम लड़ोगे हमारे टिकट पर। अच्छा। चंद्रशेखर के घर 89 की बात है। हाँ जी। उनके गेटे पर खड़े खड़े तुम लड़ोगे क्या? उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे हीरालाल। हाँ जी। बिल्कुल। उसके पहले वो जनसंघ के अध्यक्ष भाजपा के भी रहे हैं अच्छा। हीरालाल। हम दोनों साथ ही साथ अध्यक्ष थे। तो जब आपकी सीट छीनी गई तो उसमें विवाद नहीं हुआ दोनों में? कौन सी? हीरालाल जी और आप में किसमें विवाद नहीं हुआ? किससे किससे? मतलब आप दोनों में? हीरालाल हमारा तो परिचय उनसे नहीं था, तो विवाद का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन मुलायम सिंह ने घोषित कर दिया वहीं से, कहा। इस पूरी बात से दो सवाल और हैं। आपके पास रहने का मकान अपना नहीं है और खाना बदोश होते जा रहे हैं आप। पूरे दौरान इतने साल इतने बार आप विधानसभा सदस्य रहे, विधान परिषद में रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके। आपके पास मतलब विधायक निधि है, उसमें तो सारे विधायक कमीशन खाते हैं, अच्छा खासा माम खाते हैं, आपने नहीं खाया। ये विधायकों के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं जी, इनका बहुत आधार नहीं। कोई अलग अलग जिलों में अलग अलग विधायक। जैसे मेरी पास जानकारी है कि देवरिया के 6 विधायकों ने मिलकर के सिंडिकेट बनाया है और वो MRPI जो प्रधानमंत्री योजना है सड़क योजना की, उस पर 3 से 6% कमीशन मांग रहे हैं। बाकायदा उन्होंने मुझे वीडियो पर बातचीत कही। संभव है, अगर वीडियो है तो सही होगा जी। लेकिन इसी एक घटना या 2 घटना या 10 घटना जी, इस आधार पर पूरी विधायिका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठहराना भी नहीं चाहिए। तो चरित्र के तौर पर ये कैसे बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं विधायक और अफसर बहुत ऊपर होते जा रहे हैं? नौकरशाही और ये विधायिका, इन दोनों के बीच बहुत प्रारंभ से संघर्ष चला आ रहा है। और हम लोग डेमोक्रेट हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं जी। संविधान ने हम लोगों को, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप जाहिल नहीं हैं दीक्षित जी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि IAS के लोग, IPS के लोग पढ़े लिखे ही हैं। आप अपनी छवि नहीं बना पाए। आप 40-45 साल की राजनीति हो गई आपकी, 50 साल की। 50 साल में अपनी छवि नहीं बना पाया कि विधायकों की स्थिति क्या होनी चाहिए और उनको क्या होना चाहिए। वो सेवक है, सेवक की तरीके से रहें आप, माननीय बने रहे। ये इसका स्खलन किसका है? ये तो पूरा सब लोग, हम सब दोषी हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जिम्मेदार हैं नहीं? हम हाँ। बिल्कुल हैं। कैसे, जरा बताइए। हम अगर सुधारना चाहें तो अगर हमें गलतियों को पहचानना चाहिए ना। विषय का विवेचन बहुत जरूरी है। क्या प्रश्न है? किसी भी समस्या को पहचानना, उसका समाधान करना, विषय का विवेचन करना बहुत जरूरी होता है उसके लिए। आप देखेंगे कहां से दोष, कहां से हुआ, कहां गड़बड़ हुई, उससे तभी तो आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी कर रहे हैं ऐसा। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, वाकई निश्चित। एक जबरदस्त ठप्पा हो गया है कि जैसे मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता था यादवों की और मुसलमानों की सरकार है, योगी के बारे में सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वो ठाकरों की राजनीति कर रहे हैं, मायावती कहा जा रहा है कि वो चमारों का करते हैं। ये क्या है? और आप उसको प्रश्न दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से गलत है। क्या? यही कि मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो चमारों करती राजनीति, या मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं। तो वो तो मुख्यमंत्री होने के पहले और बड़ा राजनेता होने के भी पहले देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था सीट है गोरखपुर का मंदिर, गुरु गोरखनाथ का जी। तो वहाँ के पीठाधीश्वर रहे हैं। तो उनके कामकाज के बारे में किसी को नाराजगी हो सकती है किसी वजह से कोई, लेकिन आर्थिक आरोप तो उन पर नहीं लगाए जा सकते। नहीं, आरोप की बात नहीं, हम जानना चाहते हैं पीठाधीश्वर अगर हैं बात गए योगी नाथ संप्रदाय के तो उसमें तो मूर्ति निषेध है। तो क्या करना है? वही तो जानना चाहता हूं आपसे। क्या जो धर्म की जाति राजनीति की चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको किस तरीके से देखेंगे? मतलब केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में। लेकिन हम चूंकि योगी जी की बातचीत कर रहे हैं तो उसको कैसे देखेंगे आप? पूरे देश में इस तरह की राजनीति है। हाँ। आपका ये कथन सही। ये इस तरह से हम ले सकते हैं कि जो जातियां हैं वो भारतीय समाज की सच्चाई हैं जी, और उन्हें हम इनकार नहीं कर सकते कि वो नहीं है।
लेकिन नरसंहार तक पहुंच जाएंगे तो अजीब सी स्थिति हो जाएगी। हाँ, जहाँ भी पहुँचे, लेकिन जातियाँ सच्चाई हैं और इनको इनसे निपटने के लिए हाँ, प्रतिहिंसा जरूरी है कि जाति खत्म हो, प्रतिहिंसा जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने काफी प्रयास किया था कि जातियां समाप्त की जाए। हाँ हाँ। लेकिन जब वो की पार्टी व्यवहारिक रूप में कहीं कहीं आने लगी सत्ता में, तो सबसे ज्यादा जातिवाद लोहिया के समर्थकों के माध्यम से ही सड़क पर आता दिखाई पड़ा। फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में वो मंडल आयोग की सिफारिशें आ गई और मंडल, बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि मंडल कमीशन में एक सदस्य थे LR नायक। उन्होंने मंडल कमीशन की बैठक में कहा, यहाँ रिकॉर्ड है, मुझे याद आ गया आपसे बात करते समय, तो उन्होंने कहा कि ये पिछड़ों में भी अगड़े हैं जी, बहुत जातियाँ ऐसी हैं जो कहने को तो पिछड़ी हैं लेकिन संपन्न बहुत हैं, शिक्षित भी बहुत हैं, LR नायक ने कहा। तो इसलिए 2 सूची बनाइए पिछड़े वर्गों की, एक वो जो संपन्न है, एक वो जो गरीब हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं माने वो मंडल, ये भी नहीं माने, तो इन्होंने लिखा उनको कि हमारा ये डिसेंट नोट रिपोर्ट में लगाइए। तो LR नायक का डिसेंट नोट उसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट में लगा। मंडल ने उस पर टिप्पणी की कि हम तो महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको रिपोर्ट जा रही थी तो राष्ट्रपति के नाम थे कि महामहिम राष्ट्रपति जी, मुझे अमुक तिथि में बनाया गया था मंडल आयोग का संयोजक अध्यक्ष, हम सर्वसम्मत काम कर रहे थे लेकिन एक सदस्य नहीं माने, LR नायक। तो LR नायक की मांग हम पूरी नहीं कर पाए, तो रिपोर्ट में उनका असहमति नोट लगा हुआ है। LR नायक ने ये पूछा उनसे मंडल से कि आप अंत में ही बता दीजिए कि क्या नीति है। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बातें नायक साहब सही हैं, मंडल ने कहा, लेकिन हम लोग तो पूरा ये चाहते हैं कि राजनीति में ब्राह्मणों का अस्तित्व समाप्त किया जाना चाहिए और ब्राह्मणों का अस्तित्व इससे घटेगा, इतना फायदा तो होगा। LR नायक ने वो भी बात पकड़ ली। तो उम्मीद थी कि मंडल आयोग के सिफारिशें लागू करने के बाद जाति तत्व तो घटेगा, लेकिन घटा नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है और जो नई पीढ़ी आ रही पढ़ी लिखी, उसको मानसिक कष्ट भी होता है, तनाव रहता है। तो किसी भी सूरत में जो राजनीति में जाति है उसको खत्म करना ही पड़ेगा। वापस चलते हैं IAS और विधायिका और कार्यपालिका के जो चरित्र था नौकर ब्यूरोक्रेसी का, वो अब आपके ऊपर सर पे चढ़ के भूत की तरीके से आपको नचा रहा है पूरे विधायिका को, और आप लगातार विधायिका के संरक्षा, सुरक्षा और उसके सम्मान को बचाने के लिए युद्ध छेड़ रहे हैं। फिलहाल बोलने के स्तर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो आपके साल पे 5 साल तक आपने विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर देखा, आपको नहीं लगा कि उस विधायकों को बचाने के लिए जो क्रूर ब्यूरोक्रेसी है, उसका जो लगातार निरंकुश चरित्र होता जा रहा है, उसको रोकने का कोई तरीका आपने खोजा? सुरक्षा प्रशासनिक आयोग की बात छोड़ दी है, वो नाटक है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे पुलिस सुधार आयोग हो चाहे प्रशासनिक सुधार आयोग हो। मैं आपसे जमीनी बातचीत करना चाहता हूं, एक जमानी व्यक्ति से बातचीत करना चाहता हूं जिसका नाम हृदय नारायण दीक्षित है। हृदय नारायण दीक्षित ने क्या ऐसा कोई एक भी प्रयास किया जो ब्यूरोक्रेसी के उस निरंकुशता को, उनके लगातार भ्रष्टाचार के तौर? स्थिति यह है कि अब स्थिति में यहां तक आ जाता है कि एक IAS के पास 1,000 करोड़ रुपए है, आपके पास रहने का एक ठिकाना, एक खूटा तक नहीं है, एक खूटा भी नहीं है आपके पास। आप कहां हैं, वो कहां हैं? आप राजा हैं, आप नाली के किनारे बैठे हुए हैं। एक वो बैठा हुआ है, एक नौकर आपका जिसको लोक सेवक है, वो उसको प्रकर्ष पर पहुंचता जा रहा है। उसने ऐसा औरा अपना बना दिया है कि आप उसके सामने बहुत मौने होते जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं? हैं।